बच्चों। देखिए बच्चों, माइक्रोब्स का हमारे लाइफ में डेली और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारा रोल है। ठीक है, डायरेक्टली भी माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, इनडायरेक्टली भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। लेकिन जब हम यूजुअली डिस्कशन करते हैं, जनरल डिस्कशन करते हैं, वहां पर हमको सिर्फ उन माइक्रोब्स के बारे में बताया जाता है जो माइक्रोब्स हमारे लिए पैथोजेनिक हैं या डेंजरस हैं। अब माइक्रोब्स में हर कैटेगरी आएगी माइक्रोब्स की। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वो चीजें जो बैक्टीरिया ज्यादातर लोग लेते हैं माइक्रोब का मतलब, तो माइक्रोब में यहाँ पर भी सिर्फ बैक्टीरिया नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आपने पैथोजेंस की कैटेगरी में वैरायटीज ऑफ माइक्रोब्स पढ़े थे, वैसे ही आप यहाँ पर भी वैरायटीज ऑफ माइक्रोब्स पढ़ेंगे। तो माइक्रोब्स का यूज कहाँ कहाँ पर है, मैं आपको यही बोलना चाह रहा था कि नीट में माइक्रोब्स के चैप्टर से एक क्वेश्चन रेयरली आता है, मतलब बहुत कम चांस है कि एक क्वेश्चन भी आए या फिर नहीं आता है। जब हम डिस्कशन करेंगे तो उस टाइम हम आपको बताएंगे। देखिए, माइक्रोब्स का यूज घरों में, दूसरा इंडस्ट्रीज में, तीसरा मेडिकल साइंसेज में या मेडिसिन के फॉर्म में, चौथा केमिकल्स के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, एसटीपीज में। उसके बाद हमने, हाँ रिया बताइए। सर मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था, अभी हुआ है सर, एक बार रिपीट कर दीजिए जो पढ़ा है। मैं कर देता हूँ अभी, मैंने हालांकि अभी कुछ वैसा सच पढ़ाया नहीं है, बट ठीक है फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। तो गोबर गैस प्लांट में यूज होता है। तो मैंने अभी सिर्फ सिंपली यही पढ़ाया बच्चों कि माइक्रोब्स जो हैं वो वैरायटीज में होते हैं, चाहे यूजफुल हो चाहे हार्मफुल हो। यूजफुल की कैटेगरी बहुत ज्यादा है, हार्मफुल की कैटेगरी एज सच बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो यूजफुल में भी वायरसेस हो सकते हैं, फंजाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। कहाँ कहाँ हमारे डायरेक्ट यूज में ये आ रहे हैं उसको हम देख ले रहे हैं। तो हाउस होल्ड में, इंडस्ट्रियल पर्पज में, मेडिकल्स में, केमिकल्स बनाने के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में या गोबर गैस प्लांट में, यहाँ पर डायरेक्ट यूज हो रहा है माइक्रोब्स का। लेकिन इनडायरेक्ट यूज कहाँ कहाँ पर है, तो इनडायरेक्ट यूज एज अ डिकम्पोजर क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो ये माइक्रोब्स करते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजिंग, बैक्टीरियाज जो हैं या माइक्रोब्स जो हैं, तो ये जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ये प्लांट्स को यूटिलाइजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं। जिसके हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, जिसके हेल्प से हम नाइट्रोजन, प्लांट नाइट्रोजन को लेकर के अमाइनो एसिड या प्रोटीन बनाता है और उस प्रोटीन को हम कंज्यूम करते हैं। और जो आपके अंदर 10 ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो एसेंशियल हैं, जो बाहर से जरूरी होते हैं, वो आप फिर ले पाते हैं। अदरवाइज आपकी बॉडी कभी भी अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाती। तो ये भी एक इनडायरेक्ट वे में क्या है, हमारे लिए यूजफुल है। हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और कोई बच्चों बता सकते हैं आप लोग माइक्रोब का यूज जो इनडायरेक्ट वे में हमको फायदा पहुंचा रहा हो माइक्रोब। बाकी सब ऊपर तो डायरेक्ट वाले हैं, अभी हम इनडायरेक्ट फॉर्म लिख रहे हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी चलिए ठीक है, ये हमने लिख दिया ऑलरेडी, एसटीपीज ये हम अपनी डायरेक्ट में, एंटीबायोटिक्स भी डायरेक्ट है। और कुछ,
ड्रग, मेडिसिन। ठीक है, चलो मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन में लिए जा सकते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी मेडिकल और केमिकल लिख दिया है, तो चलो ठीक है फिर भी, लेकिन वो हमारे डायरेक्ट यूज में ही आएगा। और कुछ बच्चों, और कुछ सोचो, कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, या दूसरे एनिमल से रिलेटेड, कुछ ऐसा माइक्रोब्स करते हो। पेस्ट कंट्रोल, वो तो हम बायोटेक में कराते हैं। चलो ये पेस्ट कंट्रोल भी डायरेक्ट यूज, पेस्ट कंट्रोल भी हमारे डायरेक्ट यूज में ही है। पेस्ट कंट्रोल भी लिख देते हैं हम, माइक्रो इसका यूज करके हमने कराया है। बीटी कॉटन वगैरह जो हमने भी बताया था आप लोगों को, वो सब इसमें आता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमको जितने भी डायरेक्ट यूज हैं उन सबको एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, मैं एक एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, समझा देता हूँ। पेस्ट कंट्रोल में जो इंसेक्ट्स या फ्लाइज या बोरर्स वगैरह प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं या क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको किस तरीके से हम माइक्रोब्स की हेल्प से बचा सकते हैं, वो पढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि सॉइल की फर्टिलिटी माइक्रोब्स की हेल्प से कैसे इंक्रीज कराई जा सकती है। ठीक है, उसी में करके हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हाउस होल्ड में हम पढ़ेंगे घरों में यूज होने वाली जो चीजें हैं। ठीक है, तो चीज हो गया, दही वगैरह हो गया, ठीक है, या विनेगर हो गया, तो ये कैसे माइक्रोब्स की हेल्प से बनाए जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल मटेरियल्स के बारे में भी हम कोशिश करेंगे, जैसे इंडस्ट्रियल में आपके बुक में सिंपली फर्मेंटेशन को ज्यादा वो किया गया है, तो फर्मेंटेशन इंडस्ट्री किस तरीके से बूम करती है माइक्रोब्स की हेल्प से, माइक्रोब्स का उसमें क्या रोल होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मेडिकल साइंसेज में माइक्रोब्स का क्या यूज है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। केमिकल्स में एसिड्स जो बनते हैं, ब्यूटायरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, और जो जितने भी एसिड्स होते हैं बच्चों, ठीक है, वो किस तरीके से बनते हैं, वो एसिड्स हम केमिकल्स में डिस्कस करेंगे। एसटीपीज में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे वो माइक्रोब्स की हेल्प से हमारे सीवेज वाटर को ट्रीट करके साफ सुथरा पानी, साफ सुथरा इन द सेंस ऐसा पानी जिसको पीने को छोड़कर बाकी हर चीज में यूज किया जा सकता है, वैसा बना देते हैं। गोबर गैस प्लांट में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि माइक्रोब्स की हेल्प से हम कैसे उनसे मीथेन गैस, मीथेन गैस को लेके इसको यूटिलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटा ऑफ रूमिनेंट्स और कैटल्स। तो इस चीज को लेकर के हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे आप लोग सिर्फ। लेट मी ओपन द पीपीटी। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स। कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो हार्मफुल हैं आपके लिए, कुछ ऐसे हैं जो यूजफुल हैं। ठीक है, तो हमको हार्मफुल वाला दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ लिया था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। अब हमें यूजफुल वाले माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करनी है। माइक्रोब्स हर जगह पे प्रेजेंट हैं, ज्यादा टेम्परेचर पे भी प्रेजेंट हैं, सॉइल के बहुत अंदर भी प्रेजेंट हैं,
बहुत सैलाइन हैबिटेट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह के हार्श सिचुएशन में या कंफर्टेबल सिचुएशन में माइक्रोब्स पाए जाते हैं, इवन कि ग्लेशियर्स के अंदर भी पाए जाते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो हमने सबसे पहले बोला था कि क्या होता है, वो हम देख लेते हैं। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में मैंने कर्ड का एग्जांपल दिया था, जो कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको लैब के नाम से जानते हैं। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो मिल्क में एक प्रोटीन होता है कैसीन नाम का, उसको ये क्या करता है, डाइजेस्ट करके पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है, या पैरा कैसीन में कन्वर्ट कर देता है। तो कैसीन से जब पैरा कैसीन में कन्वर्ट हो जाता है तो मिल्क सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। इसी को हम कर्ड कहते हैं। पैरा कैसीन के अंदर विटामिन B12 ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। जी रिया, कुछ कह रही हैं आप? सर थर्ड पॉइंट में नोट्स में लिखा है पार्शियली डाइजेस्ट, तो उसमें कैसीन को ही डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट का मतलब ये होता है, जब हम मिल्क की डाइजेशन की बात करते हैं, तो आपने अगर डाइजेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें डाइजेशन का मतलब होता है पूरे के पूरे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देना प्रोटीएज के फॉर्म में। लेकिन इसने सिर्फ एक पर्टिकुलर मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट किया। तो भाई डाइजेस्ट किस फॉर्म में करने के लिए किया, उसको सॉलिडिफाई करने के लिए किया, ठीक है। तो इसको पार्शियल डाइजेशन कहते हैं। सर तो ये कैसीन से पैरा कैसीन में जब कन्वर्ट कर रहा है तो जो पैरा कैसीन जो प्रोडक्ट है वो तो सिंपल होगा, मतलब लाइटर होगा वही कैसीन। लाइटर होगा ना, तो मिल्क में क्या सिर्फ कैसीन ही है? मिल्क में बहुत से प्रोटीन्स होते हैं, उसमें से सिर्फ कैसीन को ही कन्वर्ट किया जाता है। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, तो इसीलिए पार्शियल डाइजेशन बोल रहे हैं। यही काम जो ह्यूमन बीइंग के बच्चे होते हैं, हमारे इन्फेंट्स, उनके अंदर भी होता है, लेकिन वो रेनिन करता है। रेनिन नाम का एक एंजाइम आपने पढ़ा होगा अपने अंदर, कि वो भी कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता है। क्योंकि मिल्क के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि मिल्क लिक्विड होता है, और लिक्विड चीजें स्टमक में रुकती नहीं है। तो किसी भी लिक्विड को अगर स्टमक में रोकना है तो उसको सॉलिड करके ले जाना पड़ेगा। तो कभी भी आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे कि इन द टर्म्स ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के रिफरेंस में दूध ज्यादा अच्छा है या दही, तो कोई भी दूध नहीं बोलेगा, दही बोलेगा, ठीक है। न्यूट्रिशन के टर्म में दूध ज्यादा अच्छा है, लेकिन डाइजेशन के टर्म्स में, हाँ, डाइजेशन के रिफरेंस में दही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दही सॉलिड होता है ऑलरेडी, मतलब कोलाइडल होता है, वो स्टमक में रुकता है, जिससे डाइजेशन का मौका मिलता है पूरी तरह से डाइजेशन का। लेकिन मिल्क रुकता नहीं है आपके अंदर, इसीलिए मिल्क को आप सुबह या दोपहर में पी लेंगे तो आपको इंडाइजेशन हो जाएगा। लेकिन रात में सोते टाइम पियेंगे तो उतना नुकसान नहीं करेगा, या फिर फायदा ज्यादा करेगा, क्योंकि रात में आपका जो पोजीशन होता है वो सोने का होता है, और जब आप सोते हैं तो उस समय मिल्क थोड़ी देर स्टमक में रुक सकता है। लेकिन अगर आप खड़े हैं, वॉकिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वहां पर स्टमक में नहीं रुकता है। तो दैट्स ऑल। नेक्स्ट स्लाइड इज, क्यों नहीं मूव कर रहा? जो डफ्स बनाए जाते हैं, ठीक है। डफ आटा, आटे का कंटेंट बोलते हैं, जो फूला हुआ आटा होता है ना, उसको बोलते हैं, जिससे ब्रेड्स वगैरह बनते हैं या बहुत सारे आइटम्स बनते हैं, ठीक है। आजकल जितने भी फास्ट फूड के आइटम्स हैं, ज्यादातर जो ब्रेड उसमें यूज होता है वो डफ ही होता है, ब्रेड ही मतलब डफ है। तो पिज्जा हो, बर्गर हो, या पूरी बेकर्स इंडस्ट्री हो, ये सब के सब, ठीक है, डफ पे ही बेस्ड करते हैं। और ये डफ जो बनाया जाता है वो ईस्ट से बनाया जाता है। ईस्ट का साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो यही ईस्ट क्या करता है, उसको फर्मेंट करता है, मतलब उसको थोड़ा सा फुला देता है अपने CO2 के हेल्प से, क्योंकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है उसके अंदर जाकर के। तो वो आटा जो होता है थोड़ा सा फूल जाता है, फूलने की वजह से स्पॉन्जी हो जाता है, जिसके वजह से उसमें क्या होता है, वो एक नेचुरल जो सॉफ्टनेस होती है ब्रेड के अंदर वो आ जाती है, और लोग उसको फिर यूटिलाइज करते हैं खाने पीने में। नेक्स्ट है टॉडी। टॉडी पाम
जो पाम के प्लांट होते हैं उनके सैप को फर्मेंट करके बनाया जाता है। यहाँ पर टॉडी का डायग्राम भी दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये क्या है, घरों पे बनाई जा सकती हैं, ठीक है। और लोगों लोग यूज भी करते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि एज सच खाली यहाँ पे लिख दिया गया है और आपने कभी देखा नहीं हो, सुना नहीं, एक्सेप्ट टॉडी, टॉडी को छोड़ दिया जाए अगर, तो ज्यादातर चीजें आपके घर पे भी बन सकती हैं। ओके, इसमें डायग्राम और ये ओवरलैप कर गए हैं, खैर कोई बात नहीं। अगेन फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, चीज बनाने में, स्विस चीज में, ठीक है, या रोकफोर्ट चीज में, मतलब चीज के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज में अलग अलग तरीके के यहाँ पर जो माइक्रोब्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं, जिसमें एक प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी दिया गया है और जो डायग्राम दिया गया है प्रोपियोनी बैक्टीरियम प्रूडेंटिकी दिया गया है, ठीक है। तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी जो है वो स्विच चीज बनाने के लिए यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है। ये आपने शायद पढ़ा होगा, बुक में आपके ऑलरेडी मेंशन है। तो पी शर्मानी याद रखिएगा, ठीक है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम याद रखने की जरूरत नहीं है, पी शर्मानी करके याद रखिएगा। ये स्विस चीज में यूज किया जाता है, ठीक है। और स्विस चीज और रॉकफोर्ट चीज में यही अंतर है कि एक में होल बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा होता है और एक में पोर जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। रॉकफोर्ट चीज में होपफुली ये जो नाम लिखा है प्रोपियोनी बैक्टीरियम फ्लुरेंजिकी वही यूज होता होगा, बिकॉज इट हैज बीन गिवन, ठीक है। तो यही बैक्टीरिया होपफुली यूज हो रहा है यहाँ पर भी, फंगाई नहीं बैक्टीरिया ही यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज, हाँ रिया। सर वहां पे तो फंगस लिखा है, स्पेसिफिक फंगस ऑन देम फॉर ए पार्टिकुलर फ्लेवर। फ्लेवर के लिए लिखा है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मीनी, ठीक है। ये बैक्टीरिया है जो कि स्विस के अंदर CO2 प्रोड्यूस कराता है, वो नहीं मतलब बोल सर। सर कैसी। लास्ट जो पॉइंट है उसमें देखिए ना, सेकंड लाइन। अच्छा, यहाँ पर इसमें नाम तो दिया नहीं स्पेसिफिकली कोई। अच्छा, चीज के अंदर राइपेनिंग के बाद स्पेशल फंजाई को यूज किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर फ्लेवर। यू विल सी, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कौन सा फंजाई है। यहाँ पर मेंशन नहीं है फंगाई का नाम। ओके, इंडस्ट्रियल पर्पज में देख लेते हैं बच्चों। पेनिसिलियम, प्राची ने बताया पेनिसिलियम रोकफर्टी। ओके, पेनिसिलियम रोकफर्टी प्राची ने बताया। ओके, हाँ जासवी, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सर, बोल रहे हैं ना कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो माइक्रोब्स होते हैं उसको फिश को भी फर्मेंट करने के लिए यूज किया जाता है, हम्म। और सोयाबीन और बैम्बू शूट को। तो सर फिश को बैम्बू शूट को फर्मेंट करके क्या बनाया जाता है फिर? देखो, अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग तरीके के सूप्स बन सकते हैं। फिश का बहुत सारा वैरायटी, अगर आप नॉर्थ इंडिया, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो मछलियों के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि फिशेस को भी फर्मेंट करके उनको लिक्विडिफाई किया जाता है और उनके प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं उनके प्रोटीनिशियस नेचर के बिहाफ पर। बैम्बू शूट से तो बहुत सारी चीजें बनती है, सबसे ज्यादा तो अचार बनता है। बैम्बू शूट का अचार कभी खाया आप लोगों ने, जो पिकल्स बनते हैं बैम्बू शूट के, कभी किसी ने खाए हैं? नहीं खाया, मैंने खाया है, बहुत टेस्टी होता है। उसकी सब्जियां भी बनती हैं नॉर्थ ईस्ट में तो। अच्छा, कल्याणी ने खाया है। कभी ट्राई कीजिएगा आप लोग, बैम्बू शूट के अचार अगर मिल जाए कहीं से तो। इट इज डैम टेस्टी, बहुत मजा आएगा, लेकिन स्मेल बहुत होता है उसका। फर्मेंटेड होता है ना, इसी वजह से स्मेल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। सो इंडस्ट्रीज में अगेन बेवरेजेस पे आते हैं।
जो शराब या शराब से रिलेटेड चीजें बनती हैं। सैक्रोमाइसिस सर्विसी जो अब तक क्या था, बेकर्स ईस्ट था, अब वही क्या बन गया है, ब्रीवर्स ईस्ट बन गया है। देखिए, एक ही ईस्ट है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में उसका नाम अलग अलग रखा गया है। बेकरी इंडस्ट्री में इसी ईस्ट को बेकर्स ईस्ट कहा जा रहा है, और यहाँ बेवरेज इंडस्ट्री में इसी ईस्ट को क्या कहा जा रहा है, ब्रीवर्स ईस्ट कहा जा रहा है। ये जो लंबे लंबे जो टैंक आपको दिख रहे हैं, ये टैंक किस किस चीज के टैंक हैं बच्चों? These tanks are nothing but what? बायो रिएक्टर्स। अभी आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ के आ रहे हैं। फर्मेंटेशन टैंक है, लेकिन ये फर्मेंटेशन टैंक को कहेंगे क्या? ये बायो रिएक्टर्स हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसमें कंट्रोल्ड ग्रोथ कराया जाता है, किसका? माइक्रोब का, ठीक है। अगर वो माइक्रोब क्या है, लिसन, अगर वो माइक्रोब रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंसिस्ट करता है तो भी ये क्या कहलाएगा, मतलब यही टैंक कहलाएगा, और अगर नहीं करता है तो भी। जैसे यहाँ पर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी में किसी भी तरह का कोई बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, लेकिन हम एक प्रोडक्ट, हाँ, इसको हम एक प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को जब हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो वो बायो रिएक्टर ही कहलाता है बच्चों। तो ये भी एक तरीके का क्या है, बायो रिएक्टर ही है। तो ये क्या करते हैं इस इंडस्ट्री में, सीरियल्स वगैरह जो है, ठीक है, सीरियल्स में आपके क्या आते हैं, गेहूं आता है, चावल आता है, ठीक है, और क्या आता है, गेहूं चावल ही आता है मेरे ख्याल से। तो मिलेट्स में आते हैं ज्वार बाजरा, और ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो यही सब देख लीजिए, सीरियल्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, उसको फर्मेंट करके क्या बनाया जाता है, तो एथेनॉल या अल्कोहल बनाया जाता है। और कई बार फ्रूट्स को भी फर्मेंट करके एथेनॉल बनाया जाता है। इसमें जो वाइन और बियर जो बनते हैं वो बिना डिस्टिलेशन के बनते हैं, बिना फिल्ट्रेशन इफेक्ट के बनते हैं, जबकि विस्की ब्रांडी और रम जो होते हैं वो डिस्टिल्ड फ्रैक्शन से, मतलब उनको फाइन फिल्ट्रेशन करके बनाया जाता है, ठीक है। तो जो फर्मेंटेड ब्रॉथ आता है, मतलब फर्मेंटेड जो एक ब्रॉथ, मतलब ऊपर का कलेक्शन आ रहा है, उसको हम और क्या करेंगे, फिल्टर्ड करेंगे। फिल्टर करने के बाद तब विस्की ब्रांडी और रम मिलता है। तो इसी वजह से ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है बच्चों, महंगा हो जाता है। आप कभी भी सुनेंगे वाइन और बियर जो होता है वो बहुत सस्ता होता है एज कंपेयर टू विस्की ब्रांडी और रम। ये इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे आप सबसे पहले फॉसिल फ्यूल को, हाँ, प्रत्युष ने पहले इतनी देर बाद बोला, काम की चीज अपना देख लेता है तुरंत बोलता है, अदरवाइज नहीं बोलता। हाँ, डाउन स्ट्रीमिंग किया जाता है क्या बेवरेजेस? हाँ बिल्कुल किया जाता है। बिना डाउन स्ट्रीमिंग किए कैसे मिलेगा आपको? इंडस्ट्रीज से निकाल के क्वालिटी टेस्ट करने के बाद क्या चीज ऐड करना है उसमें, नहीं ऐड करना है, कुछ फ्लेवर्स अगर चाहिए तो फ्लेवर्स, हर चीज करने के बाद उनको फिर बॉटल्स में पैक करके तब मार्केट में उतारा जाता है। ऐसे थोड़ी है कि बायो रिएक्टर से डायरेक्ट कस्टमर के मुंह में लगा दिया जाएगा कि लो भाई पी लो जितना दिल करे। तो डाउन स्ट्रीमिंग तो होगा ही ऑब्वियसली। सो क्लास, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट कि जैसे फॉसिल फ्यूल निकाला जाता है, तो फॉसिल फ्यूल निकाले जाने के बाद उसको केरोसिन ऑयल में कन्वर्ट किया जाता है, डीजल्स में कन्वर्ट किया जाता है, पेट्रोल में कन्वर्ट किया जाता है, या हाइड्रोलिक फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सब एक ही चीज से बन रही है, लेकिन उनका डिस्टिलेशन किया जाता है, मतलब फिल्ट्रेशन किया जाता है। फिल्ट्रेशन करने के बाद हम उनको डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अब आप केरोसिन ऑयल का दाम देख लीजिए, डीजल का दाम देख लीजिए, पेट्रोल का दाम देख लीजिए, और उसका देख लीजिए हाइड्रोलिक फ्यूल का, बहुत ज्यादा क्या है, अंतर है। अंतर इसी वजह से है क्योंकि सब अलग अलग लेवल पे फिल्टर आउट किए जाते हैं। तो हम उसमें नहीं जाएंगे डीप में। सो हमारे पास जितने भी बेवरेज इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट है, अच्छा बच्चों, कुछ ऐसा भी है जो यहाँ पे मिस कर दिया गया है, वाइन बियर विस्की ब्रांडी रम, इन पांचों के अलावा और कुछ और भी है जो बेवरेज इंडस्ट्री में मेंशन होता है और यहाँ पे मिस कर दिया गया है? मुझे लगा था कि एक दो बच्चे आंसर देंगे।
हाँ भाई प्रत्युष, कहाँ गया? अच्छा ओजस्वी कह रहे एनसीईआरटी, अरे एनसीईआरटी छोड़ो, कुछ सोचो, कुछ और भी है क्या? चलिए ठीक है। ड्रग्स, कल्याणी ने बहुत हाई क्वालिटी की बात कर दी, सीधे ड्रग्स। मैं सोच रहा था कोई बच्चा टकीला वगैरह बोलेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वो रिया सीधे एंटीबायोटिक बोल रही, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पढ़ाएंगे अभी एंटीबायोटिक्स पे आते हैं। एंटीबायोटिक्स बच्चों, ये जो साइंटिस्ट आपके सामने बूढ़े से बैठे हैं, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। इनसे एक्सीडेंटली एक एंटीबायोटिक का, हाँ, इस इनसे एक्सीडेंटली एक एंटीबायोटिक का डिस्कवरी हो गई, जिसको पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। ये एक बैक्टीरियल कॉलोनी को ग्रो करा रहे थे, वहां पे एक फंगल कॉलोनी ग्रो हो गई, और उसके ग्रो होने से पूरी बैक्टीरियल कॉलोनी अपने आप क्या हो गई, खत्म होने लगी धीरे धीरे। इसको उन्होंने फिर सीरियसली ले लिया और देखा सारे बैक्टीरिया पे ग्रो करा करके, और काफी ज्यादा बैक्टीरिया पे इनको सेम इफेक्ट मिला। तब उन्होंने दिमाग में ठाना कि इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का या माइक्रोब का जो केमिकल है, ठीक है, अगर हम उसको आइसोलेट कर दें और आइसोलेट करके मेडिसिन में डाल दें, तो हम काफी ज्यादा बैक्टीरिया से बच सकते हैं। और मतलब उस फंजाई का जो एक्चुअली नाम था वो पेनिसिलियम नोटेटम था, और इसी वजह से इस एंटीबायोटिक का नाम भी पेनिसिलिन रखा गया। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है सेकेंड लाइन में कि इट वाज अ चांस डिस्कवरी। ये क्या था? चांस डिस्कवरी था, मतलब रेगुलर आपका एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी नहीं है, ये हो गया बस। ठीक है, तो कई बार ऐसे लकी साइंटिस्ट निकल जाते हैं जो करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और जाते हैं, लेकिन वो जो दूसरा कर जाते हैं उसमें उनका बहुत नाम हो जाता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी उसमें से एक है, जो काम किसके ऊपर कर रहे थे? एक बैक्टीरिया के ऊपर कर रहे थे, जिसको आज तक कोई नहीं जानता कि स्टेफेलोकोकी बैक्टीरिया के ऊपर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो फंजाई अचानक से ग्रो कर गया, तो उस फंजाई को उन्होंने जो देख लिया, बस वही उनका क्या बन गया, जो मेन उनका जो नाम है आज, ठीक है, वो उसी वजह, इसकी वजह से ही है, जो उन्होंने फंजाई को रिकॉग्नाइज कर लिया। तो पेनिसिलिन उन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम से डिस्कवर किया, ठीक है, और अर्नस्ट चैन और हॉवर्ड फ्लोरी ने इसको इफेक्टिव एंटीबायोटिक के फॉर्म में उतारा। हाँ हाँ, साइंटिफिक नेम उस बैक्टीरिया, सॉरी, फंजाई का पेनिसिलियम नोटेटम है, जिससे ये केमिकल क्या किया जाता है, डिराइव किया जाता है। ठीक है बच्चों, और दो केमिकल्स अभी आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ के आ रहे हो, एम्पीसिलिन और टेट्रासाइलिन। ठीक है, तो ये दो केमिकल्स और हैं। एमसीक्यूज में भी हमने डिस्कस कराया था कि बैक्टीरिया का स्पेशल जो कैटेगरी होता है, जहां से हम पेनिसिलिन, सॉरी, जहां से हम एंटीबायोटिक निकालते हैं, साइक्लोस्पोरिन मेडिकल प्रॉपर्टी है, मैं उसको बाद में बताता हूँ। ठीक है, अभी एंटीबायोटिक के ऊपर कर लेते हैं। तो एंटीबायोटिक अगर आपको देखना है दवा के फॉर्म में, तो यहाँ पे मतलब डायग्राम अवेलेबल है पेनिसिलिन का। अब ये देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जख्मी हो जाते थे, तो उनके ऊपर पैथोजेनिक इफेक्ट्स होने लगते थे। मतलब जो डिजेनरेटिंग बॉडी होती है, जहाँ पे इंजर्ड बॉडी को ओपन रखा जाता है, वहां पे माइक्रोबियल इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं, और उसके वजह से ज्यादातर लोग मर जाते थे। कि डैमेज होने की वजह से इतना नहीं मरता, डैमेज होने के बाद जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाते थे उसके वजह से ज्यादातर लोग मरते थे। स्पेशली इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा गया, तो ये चीजें कॉमनली पाई गई, देखी गई। तो वहां पर पेनिसिलिन ने, ठीक है, एक तरीके का वहां पर जादू की तरह काम किया, क्योंकि ज्यादातर उस टाइम जो डिजीज होता था वो बैक्टीरियल ही होता था, और पेनिसिलिन के हेल्प से हमने क्या किया, हाँ,
बहुत सारे सोल्जर्स की जान बचाई हमने, मतलब इन लोगों ने, अंग्रेजों ने अपनी जान बचाई, ठीक है, सोल्जर्स की। अब हम आते हैं केमिकल्स, एंजाइम्स और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स पर। हाँ, माइक्रोब्स नहीं बचाया उन लोगों को। अब देखो बच्चों, एस्परजिलस निगर ये एक फंगस है और सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कराता है। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, आपके बुक में भी मेंशन है, तो पता होगा आपको। एसिटोबैक्टर एसिटी ये एक बैक्टीरिया है, नाम ही बैक्टर है तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया होगा। और ये क्या, एसिटो है तो मतलब एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम ये भी एक बैक्टीरिया है, ब्यूटालिकम है तो ब्यूटालिकम क्या करता है, ब्यूटालिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इसी तरह लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है लैब, वो अगेन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ये ईस्ट है और ये एथेनॉल प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे हमारे पास जो बैक्टीरियाज हैं वो सिंपल सिंपल तरह के ये जो होते हैं। अब इसमें से बच्चों आप बताइए, जो विनेगर बनता है वो किससे बनता है, सिट्रिक एसिड से बनता है या एसिटिक एसिड से, विनेगर? जो आप चाउमीन में बहुत मन से डलवा के खाते हो। सान्या का सही है, कल्याणी का सही है, रिया का भी सही है। एसिटिक एसिड से बनता है, गुड। एसिटिक एसिड से विनेगर बनता है और सिट्रिक एसिड से सिट्रस फूड्स से इससे लिया जाता है। सिट्रस फूड मतलब जो ऑरेंज खट्टा जो फूड होता है ना, ऑरेंज है, नींबू है, ये सारे सिट्रिस, हाँ सिट्रस सार स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कराते हैं। सिट्रिक एसिड बॉडी का एक बहुत ही अच्छा क्या है, डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है। हालांकि एसिटिक एसिड भी यूज हो रहा है आजकल, स्पेशली एप्पल साइडर विनेगर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो आजकल मार्केट में बहुत ही ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है लोगों के थ्रू मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए। ब्यूटायरिक एसिड ज्यादातर केमिकल्स में ही मतलब दूसरे जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनके केमिकल्स में ही यूज किया जाता है। डायरेक्टली इसका कंजप्शन ब्यूटायरिक एसिड का शायद नहीं है, ठीक है। हाँ, केमिकल इंडस्ट्रीज दूसरे में इसको मिलाने के लिए यूज किया जाता है। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में ज्यादातर ब्यूटायरिक एसिड का यूज होता है। आपके ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह या वो इंग्रेडिएंट्स बनते हैं उसमें भी। ओके, नेक्स्ट है एंजाइम्स। एंजाइम्स में लाइपेज, लाइपेज एंजाइम का नाम आप लोगों ने ऐसा नहीं कि पहली बार सुना हो। लाइपेज आपने डाइजेशन में पढ़ा होगा, डाइजेशन में पढ़ने के बाद ये आपने जान लिया होगा कि लाइपेज फैट को क्या करता है, डिजनरेट करता है, मतलब खत्म करता है। अब लाइपेज फैट या फैट से रिलेटेड किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर रहा है। अगर हम इस एंजाइम को आपके डिटर्जेंट में भी दे दें, ठीक है, जैसे हमको पता चल गया कि भाई ये एंजाइम फैट को डाइजेस्ट कर रहा है, और ज्यादातर तुम्हारे कपड़ों में जो गंदगी लगती है वो ऑयली चीजें ज्यादा रिस्टोर हो जाती हैं। ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, बाकी चीजें तो छूट जाती हैं। फैट का नेचर जो होता है वो वाटर हीटिंग होता है, इसी वजह से फैट जल्दी पानी से नहीं छूटता, ठीक है। तो इसी वजह से वहां पर डिटर्जेंट में हम क्या दे देते हैं, लाइपेज दे देते हैं। लाइपेज इजिली क्या कर देता है बच्चों, लाइपेज इजिली आपके कपड़ों में प्रेजेंट जो फैटी वो हैं, ठीक है, उनको खत्म कर देता है बच्चों, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। पेक्टिनेज और प्रोटीएज जो होते हैं ये प्रोटीन को साफ करने के लिए होते हैं। तो ये जो गंदगियां होती हैं अक्सर बॉटल्स वगैरह में, ये सारी ये प्रोटीनिशियस वेस्ट ज्यादा हो जाते हैं उसमें, तो बॉटल्स की सफाई के लिए यूज किया जाता है इनको। जैसे बच्चे का दूध देना है, बच्चे को मिल्क देना है, मिल्क का डब्बा बनाना है, या आपके लिए कुछ
लिक्विड जूस वगैरह का बनाना है, तो उसके लिए जो डब्बे साफ किए जाते हैं, पहले उसको पेक्टिनेज और प्रोटीएज से रिएक्ट करा दिया था, मतलब कंबाइन कराया जाता है, सारी गंदगी साफ हो जाती है, तब जाके फिर वो पर्टिकुलर जूस या इंग्रेडिएंट आपके बोतल में रखा जाता है, जिसकी वजह से आप उसको कंज्यूम कर पाते हैं। जैसे यहाँ बोतल दिया है, तो ये बोतल में जूस भरने से पहले इसको पेक्टिनेज और प्रोटीएज से रिएक्ट कराया गया है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज का तो ऑलरेडी बताया था आप लोग को कि 3 बैक्टीरियाज का बताया था। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंटी क्लॉटिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब आपके अंदर किसी भी तरह का क्लॉट अगर जम गया है तो उस क्लॉट को रिमूव कराने का काम ये करेगा, क्लॉट बस्टर्स की तरह एक्ट करता है। इसी तरह 2 और हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, एक साइक्लोस्पोरिन है और एक स्टैटिन है। साइक्लोस्पोरिन जो है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम फंजाई से निकलता है और आईएस एजेंट की तरह, आईएस मतलब इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट की तरह काम करता है। और इम्यूनोसप्रेसेंट का मतलब होता है कि जो आपकी इम्यूनिटी को रोक दे। इसका काम तब आता है जब आप किसी दूसरे पेशेंट से कोई चीज लें अपने अंदर और आप चाहें कि उस चीज पे आपकी इम्यूनिटी रिएक्ट ना करे। जैसे आपने किसी पेशेंट से ऑर्गन लिया अपने अंदर, तो दूसरे का ऑर्गन तो दूसरे का है, तो अब आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी क्या ना करे, रिएक्ट ना करे। या फिर आपने एक केस पढ़ा होगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के केस में क्या था, हाँ, ग्राफ्ट रिजेक्शन से बचने के लिए भी। और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के केस में क्या होता है कि मदर का एंटीबॉडी जो होता है वो अपने बच्चे के एंटीजन को किल करने लगता है, मतलब माँ का ब्लड अपने बच्चे के ब्लड को खत्म करने लगता है। वहां पर भी इम्यूनोसप्रेसेंट्स की जरूरत होती है, तो दिया जाता है। स्टैटिन है। स्टैटिन मोनास्कस परप्यूरस नाम के एक फंजाई या ईस्ट से डेवलप किया जाता है और ब्लड के अंदर प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए इसका यूज होता है बच्चों, ठीक है। इसमें मोनास्कस परप्यूरस का डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम का यहाँ पर दिया गया है ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम का दिया गया और नीचे की तरफ आपका मोनास्कस परप्यूरस का दिया गया है। और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मोनास्कस परप्यूरस किस तरीके से जाके कोलेस्ट्रॉल को कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट में देख लेते हैं। यहाँ पे तो बहुत शॉर्ट में करके दिया है, लेट्स सी कोई आगे डायग्राम दिया हो तो okay, I wanted this diagram, but okay, before that we will discuss few things about sewage treatment plant, क्योंकि रिया ने भी कल ये क्वेश्चन पूछा था, तो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बच्चों 2 स्टेप में होता है, ठीक है। एक होता है फिजिकल रिमूवल और या फिजिकल क्लियरेंस, और एक होता है केमिकल क्लियरेंस। मैं जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको कहा था कि केमिकल क्लियरेंस के लिए उसमें बड़े बड़े टैंक्स लगे होते हैं जिसको डाइजेस्टर बोलते हैं या सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हैं। फिजिकल डाइजेशन मतलब जो चीजें विजिबल हैं, जो पानी के अंदर कूड़ा कचड़ा या ऑयलिंग ग्रीसिंग ये सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से हम रिमूव करते हैं, वो चीज फिजिकल डाइजेशन में आता है। और केमिकल का मतलब उसके अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक जो वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो दिख नहीं रहे हैं, पानी में मिक्सअप हो चुके हैं, उनको किस तरीके से क्लियर करते हैं, यही फिजिकल और केमिकल डाइजेशन में है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें पानी जो सीवेज वाटर का आ रहा है उसके अंदर प्रेजेंट जो फ्लोटिंग डिब्रीज है, मैंने कहा था ना कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स लगा देते हैं, मैं बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो हमने ग्रिल्स लगा दिए, ठीक है, पानी आ रहा है उसमें हमने पतले पतले ग्रिल्स लगा दिए। अब पानी में
पानी जो जाएगा ग्रिल से होकर के तो सिर्फ पानी जाएगा, बड़े बड़े जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं, ठीक है। या जहां से पानी आ रहा है उसमें हमने बहुत बड़ा नेट लाइक स्ट्रक्चर लगा दिया, अब नेट लाइक स्ट्रक्चर से सिर्फ पानी निकलता है, जो बड़े बड़े फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं रुक जाते हैं। आपने देखा हो कई सारी जगहों पे ऐसा किया जाता है फिजिकल डेब्रीज को रिमूव करने के लिए। अब दूसरा, पानी के अंदर प्रेजेंट जो छोटे छोटे सॉइल मतलब या फिर स्मॉल छोटे छोटे पत्थर जो उसमें से निकल गए, अब बड़े बड़ी चीजें तो क्या हो गई, रुक गई, जो फ्लोटिंग डिब्रीज थी, तो उसको सेटलिंग टैंक में डाल दिया जाता है। सेटलिंग टैंक में वो अपने आप कुछ देर तक रोका जाता है ताकि वो अपने आप वेट की वजह से नीचे आके सेडिमेंट हो जाए। आप पानी को बहुत देर तक अगर रख देंगे तो ग्रेविटी के एक्शन से जो उसमें भारी चीजें होती हैं जैसे सॉयल या स्मॉल पेबल्स, वो अपने आप क्या हो जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। और ऊपर का जो भी पानी होता है फिर वो आगे की तरफ क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। ये फिजिकल ट्रीटमेंट है, फिजिकल में बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसमें एक स्क्रीमिंग करके भी प्रोसेस होती है जिसमें ऊपर से क्या किया जाता है, ऑयल को रिमूव या ग्रीस को रिमूव किया जाता है। डायग्राम में देख लेते हैं, अगर दिया होगा स्क्रीमिंग तो दिखाएंगे। सो वी हैव द डायग्राम। आई थिंक मैंने भी भेजा था आप लोगों को डायग्राम, बट ठीक है देख लेते हैं एक बार और। देखिए, सीवेज आया किसी भी चैनल से, उसकी स्क्रीनिंग की गई, ठीक है। अब उसको भेजा गया मशीन में कम्युनिकेटर्स के बीच में, जहाँ पे उसको रोटेट किया गया, कोशिश किया गया कि जो भी चीजें हैं वेल मिक्स हो जाएं। मिक्स होने के बाद ग्रिड चैम्बर में भेजा जाता है जहाँ पर उसको सेडिमेंट किया जाता है। ऊपर का पानी भेज दिया जाता है, नीचे का पानी जो होता है वो ग्रिड डिस्पोजल, मतलब जो सेडिमेंट हो गया, ये वाला नीचे का जो पानी हो गया, ठीक है, वो हटा दिया जाता है और ऊपर का पानी भेज दिया जाता है, ठीक है। इसको हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हैं या प्राइमरी क्लैरिफायर बोलते हैं। अब प्राइमरी क्लैरिफायर का जो पानी होता है वो एरेशन टैंक में भेजा जाता है जहां पर एरोबिक बैक्टीरियाज ग्रो किए जाते हैं, एरोबिक बैक्टीरियाज ग्रो कराए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एयर का सप्लाई कराते हैं। ये आप देख रहे हैं एयर कंप्रेशर, इसके थ्रू हम एयर का सप्लाई कराते हैं जिससे एरोबिक बैक्टीरिया और ज्यादा अमाउंट में ग्रो होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया का काम होता है पानी के अंदर प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक वेस्ट है बच्चों, ऑर्गेनिक वेस्ट है उनको डाइजेस्ट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऑर्गेनिक वेस्ट जितना अमाउंट में ज्यादा डाइजेस्ट होंगे उतना ही पानी का बीओडी लेवल क्या होगा, कम होगा। और जितना पानी का बीओडी लेवल कम होता है वो उतना ही अच्छा पानी होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो जितना कम होता जाएगा पानी का, वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा पानी के लिए। तो पानी में हम ये काम करते हैं, ठीक है। और डाइजेस्ट करने के बाद जो नीचे बचता है, चाहे इसमें बचे चाहे किसी भी टैंक में, जो नीचे की तरफ कुछ कंटेंट बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं बच्चों। स्लज के साथ दूसरा ट्रीटमेंट होता है, स्लज को ट्रीट करके या डिकम्पोज करा करके मैन्योर के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। बाकी पानी को फिर हम क्या करते हैं, सेकेंडरी क्लेरिफायर में भेजते हैं, वहां पर क्लोरीन ऐड कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद सिंपली फिर हम वाटर को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो प्राइमरी स्लज को या प्राइमरी क्लेरिफायर को हम चाहें तो एनारोबिक बैक्टीरियाज यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी हमारी गंदगी है उनको डाइजेस्ट करने के लिए, और फाइनली फिर हम एरोबिक बैक्टीरिया से डाइजेस्ट कराएंगे। और जो भी नीचे की तरफ स्लज बैठ जाता है, सेडिमेंट हो जाता है, उस स्लज को हम क्या कर लेते हैं, मैन्योर बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। किसी भी टैंक में, किसी भी टैंक में जो स्लज बच जाता है उसको हम मैन्योर बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। तो बहुत ही इजी स्टेप है बच्चों। रॉ सीवेज आया, उसकी स्क्रीनिंग की गई, स्क्रीनिंग में जितने भी फिजिकल डेब्रीज थी, फिजिकल डेब्रीज उनको रोका गया, जो ऑयल्स वगैरह थे उनको रिमूव किए गए, और जो विजिबल चीजें थी, जो भी चीजें पानी में दिख रही कि हाँ भाई ये गंदा है, ये खराब है, उसको हमने क्या किया, उसको हमने साफ कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम उसको क्या करते हैं, एक मशीन में भेज देते हैं, कम्युनिकेटर्स बोलते हैं। कम्युनिकेटर्स को हमने कहा कि ये एक
मशीन टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अब पानी में सिर्फ मिक्स्ड चीजें हैं, सिर्फ क्या है, मिक्स्ड चीजें हैं। तो मिक्स्ड चीजों को फिर हम क्या करते हैं, ग्रिड चैम्बर में भेजते हैं, जिसमें जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो नीचे खत्म, मतलब नीचे आके बैठ जाते हैं, और ऊपर का पानी भेज दिया जाता है प्राइमरी टैंक में। प्राइमरी टैंक में एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो कराए जाते हैं, जहां पर वेस्ट थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। प्राइमरी से सिर्फ सेकेंडरी में भेजा जाता है। सेकेंडरी चैम्बर या सेकेंडरी टैंक का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, और एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ही हाई स्पीड से ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं। जी रिया, बोलिए। सर सर बोल रहे डिसइंफेक्टेंट जो होता है वो क्या करता है सर? वो माइक्रोब्स को किल कर देता है। सर तो जो एरेशन जो टैंक होता है उसमें भी तो किल होता है ना? उसमें किल नहीं होता, ऑर्गेनिक वेस्ट डाइजेस्ट होता है। सर तो उसमें जो तो माइक्रो माइक्रोब्स होता है बढ़ते वो हैं। ऑर्गेनिक में रहता है क्या? क्या चीज? सर जो एरेशन टैंक में आप बताया है कि वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करता है, उसके बाद फिर सेकेंडरी क्लासिफायर में जाता है, फिर वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट ऐड करते हैं, तो उस डिसइंफेक्टेंट में क्या होता है ये? केमिकल्स होते हैं, डिसइंफेक्टेंट में केमिकल्स होते हैं जो पानी में प्रेजेंट किसी भी तरह के इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स या अदर कोई भी ऑर्गेनिक जो लिविंग वेस्ट है या लिविंग डिब्रीज है, उनको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और ये डिसइंफेक्टेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो माइक्रोब्स के लिए हार्मफुल होते हैं, हमारे लिए नहीं होते। ठीक है। तो डिसइंफेक्ट, जैसे आप क्या करते हैं, आपने कभी पानी का टैंक देखा है जहां से पानी आता है आपका, उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं या एलम ऐड करते हैं, फिटकरी बोलते हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये केमिकल्स पानी में प्रेजेंट पार्टिकल्स जो होते हैं या वेस्ट जो होते हैं उनको अपने साथ अटैच कर लेते हैं और नीचे की तरफ आके सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसके वजह से ऊपर का पानी काफी हद तक साफ हो जाता है। इसी तरह डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं, ये पानी में प्रेजेंट कोई भी अदर वेस्ट, वेस्ट इन द सेंस की जो लिविंग वेस्ट है, ठीक है, उनको क्या कर जाते हैं, जाके किल कर देते हैं, खत्म करके नीचे सेडिमेंट करा देते हैं। इसके वजह से पानी क्या हो जाता है, काफी हद तक साफ हो जाता है। अब मान लो एरोबिक बैक्टीरिया से कोई टैंक आया है, लिसन केयरफुली, एरोबिक बैक्टीरिया का कोई टैंक बना, ठीक है। अब उससे जो पानी जाएगा उसमें एरोबिक बैक्टीरिया तो प्रेजेंट होगा ना, तो पानी में से एरोबिक बैक्टीरिया को किल नहीं करोगे तुम, तो फिर वो पानी समंदर में जाएगा, और समंदर में एरोबिक बैक्टीरिया को एयर तो बाहर से मिलेगा नहीं, वो सारा ऑक्सीजन किसका यूज कर लेगा, फिर पानी में प्रेजेंट ऑक्सीजन यूज कर लेगा। और जब वो यूज कर लेगा तो इसका मतलब क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया कोई अच्छी चीज नहीं है। यहाँ पे तो आप एयर दे रहे हो ना बाहर से, तो ठीक है, वो डाइजेस्ट कर रहा है ऑर्गेनिक वेस्ट, लेकिन समंदर में या पॉन्ड में या रिवर में जाने के बाद ऑक्सीजन कौन देगा, एयर कौन देगा? तो वो सारा एयर कहाँ का यूज कर लेगा, पानी का ही कर लेगा। और पानी का जब एयर यूज कर लेगा तो पानी के जो जानवर है उनको क्या मिलेगा, फिर खराब हो जाएगा मामला। समझ में आया रिया? यस सर। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, 3 स्टेप में हमने डाइजेस्ट किया। पहले स्टेप में हमने फिजिकल डिब्रीज को डाइजेस्ट किया, दूसरे स्टेप में हमने ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट किया, केमिकली डाइजेस्ट किया, और थर्ड स्टेप में हमने जितने भी माइक्रोब्स बचे थे उनको डिसइंफेक्टेंट्स के हेल्प से किल किया, और तब जाके हमने वाटर को डिस्चार्ज किया। स्टिल दिस वाटर इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। एनीवन? क्यों? अभी भी ये पानी पीने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बताइए बच्चों, सब कुछ हमने कर दिया है तो भी ये पानी पीने के लिए अच्छा क्यों नहीं है? एनीवन? कल्याणी के लिए पानी को साफ किए, मिनरल्स ऐड नहीं किए। दूसरी बात,
रिया बोले कुछ माइक्रोब शायद रह जाएगा इस वजह से, केमिकल्स प्रेजेंट हैं और प्यूरिफाइड। हाँ बच्चों, सबसे पहली चीज तो ये है बच्चों कि उसमें एक स्मेल रहती है बड़ी गंदी सी। आप दिल्ली का पानी कभी जाके देखें, जो म्युनिसिपालिटी वाले पानी देते हैं, उस पानी को कभी आप अगर देखें या स्मेल करें, तो उस पानी में एक स्मेल और दूसरा टेस्ट दोनों बहुत घटिया होता है, बहुत गंदा होता है। ठीक है, तो ये पानी आप पी नहीं पाओगे। अब जो टेस्ट होता है, क्योंकि गया तो वो सीवेज का पानी था ना, हमने सब कुछ किया, लेकिन हमने उसमें परफ्यूम तो नहीं मिलाया या कुछ ऐसा टेस्ट टेस्ट रिलेटेड कोई चेंजेस तो नहीं किए। और दूसरा था, स्मेल भी नहीं गया उस पानी का उतना। इसमें पानी साफ तो हुआ, लेकिन उसके अंदर स्मेल है अभी। और पानी के अंदर जो टेस्ट है वो अभी भी पंजेंट है। अब वो टेस्ट हो सकता है डिसइंफेक्टेंट के केमिकल्स की वजह से हो सकता है वो एज इट इज जो टेस्ट था पानी का थोड़ा बहुत चेंज होके वैसा आ गया हो। इसीलिए वो पानी हम कहाँ यूज करते हैं? इरिगेशन पर्पस के लिए। मतलब आप नहाने तक के लिए भी यूज कर सकते हैं उसको, बाल धोना छोड़ करके। बाकी हर पर्पस के लिए आप पानी पीना छोड़ दीजिए, और शायद नहाना भी अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। बाकी हर पर्पस के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। बर्तन धोना, कपड़ा धोना, हाँ, फार्मिंग करना, प्लांटेशन जो भी है, इरिगेशन जो भी है, या गाय भैंस अगर आप रखते हैं तो गाय भैंस को नहलाना धुलाना। ठीक है, या पॉन्ड वगैरह है तो पॉन्ड में आप मछली वछली पालते हैं तो वो पानी सेफ है इसके लिए। ठीक है, तो वो जो पानी रिवर में जाता है बच्चों ट्रीटमेंट के बाद, वो पानी इतना साफ हो जाता है कि जो रिवर में या पॉन्ड में प्रेजेंट जानवर होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, टॉक्सिक नहीं रह जाता। सबसे बड़ी बात है, टॉक्सिक नहीं रह जाता उसमें। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो पानी में सबसे ज्यादा अगर किसी प्लांट और एक्वेटिक प्रोडक्ट को कुछ चाहिए तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसका कम होना चाहिए, तो वो पानी सेफ है उनके लिए। और उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट कम होने चाहिए। ऑर्गेनिक वेस्ट और एल्गल ब्लूम्स को राइज कर देते हैं। एल्गल ब्लूम्स सारा का सारा अपर सरफेस एरिया कंज्यूम कर लेता है, और फिर वो एरोबिक बैक्टीरियाज को अराइज कर देता है, तो फिर वो खतरनाक बन जाता है। देखिए, इसका रिड्यूस होना बहुत जरूरी है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का रिड्यूस होना बहुत जरूरी है, जो कि हम एरोबिक बैक्टीरिया, ये देखिए एरेशन टैंक है ये पूरा। ठीक है, इसमें जो झाग बन रहा है ना, ये एयर और इसके एरोबिक बैक्टीरियाज के उसकी वजह से बन रहा है, कॉम्बिनेशन की वजह से। जितना ज्यादा बीओडी होगा, लिसन, जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ही ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है, और जितना कम बीओडी होगा उतना ही कम ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पानी को अगर आपको नापना है तो उसका आप बीओडी देख लीजिए। बीओडी ज्यादा है तो ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है, बीओडी कम है तो ऑर्गेनिक वेस्ट कम होगा। ठीक है, अब सेटलिंग टैंक्स में क्या करते हैं हम लोग? स्लज बना लेते हैं, स्लज को डाइजेस्ट कर देते हैं। मतलब यह है कि जो भी चीजें पानी में छोटी मोटे पार्टिकल्स वगैरह रह गए हैं, अभी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स वो नीचे जाके सेटल हो जाते हैं। ऊपर का पानी हम लोग भेज देते हैं, और नीचे का पानी जो बचा रह गया है उसको हम क्या कर लेते हैं? दूसरे पर्पसेस के लिए, मतलब मैन्योर वैन्योर बनाने के लिए क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। ये सेटलिंग टैंक का वो दिया गया है आपको डायग्राम। ये भी सेटलिंग टैंक का ही डायग्राम दिया गया है। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर नीचे की तरफ क्या हो जाता है? सेटल डाउन हो जाता है। यहाँ पर पानी में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं अलाउ कराया जाता है, जिसके वजह से पानी में ग्रेविटी की वजह से प्रेजेंट प्रेजेंट जितने भी पानी से ज्यादा हेवी सब्सटेंस हैं, वो सब के सब सेटल हो जाते हैं। कुछ केमिकल्स भी आप चाहें तो इसमें ऐड करा सकते हैं। अगेन मैं क्लोरीन का ही एग्जांपल दूंगा। क्लोरीन बहुत अच्छा सब्सटेंस है अगर आपको पानी के अंदर प्रेजेंट इम्प्योरिटीज को नीचे सेटल डाउन कराना है तो।
और जो सेटल डाउन हुआ है सब्सटेंस वो ज्यादातर ऑर्गेनिक वेस्ट है। वो ऑर्गेनिक वेस्ट को एक्टिवेशन स्लज बोला जाता है, और वो स्लज को हम क्या कर सकते हैं, स्लज स्लज डाइजेस्टर का डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। स्लज डाइजेस्टर के अंदर डाल करके उसको मैन्योर बना सकते हैं। एनारोबिक का बात हो ही गया आप लोग का। एनारोबिक से भी हम लोग क्या करते हैं, डाइजेस्ट ही करते हैं। तो एनारोबिक चैम्बर, एरोबिक चैम्बर में हम क्या करते हैं, दोनों माइक्रोब्स को अलाउ करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो एनारोबिक वाले में हमको कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हमको गोबर गैस में भी मिलेंगे। ठीक है, वो क्या क्या है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बायोगैस कहलाएंगे। ये बायोगैस को आप क्या कर सकते हैं, फर्दर यूटिलाइजेशन में ले सकते हैं, जैसे आपने गोबर गैस प्लांट में लिया था। तो यहाँ पर भी एनारोबिक टैंक से, एनारोबिक टैंक में निकलता हुआ जो भी गैस है उस गैस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और एरोबिक वाले में क्या निकलता है, स्लज निकलता है। तो स्लज को भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, एरोबिक में ये गैसेस क्यों नहीं निकलते, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन डाइऑक्साइड, एनारोबिक में क्यों निकल रहे हैं? फार्मिंग, प्लांटेशन, फर्मेंटेशन के कारण एनारोबिक में इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, हाँ, एनारोबिक बैक्टीरियाज जो होते हैं वो ऑर्गेनिक को जब डाइजेस्ट करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्टेज को जब डाइजेस्ट करते हैं, तो ये इनका बाई प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, लेकिन एरोबिक बैक्टीरिया जब ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं, जिसके वजह से उनका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी चीजें नहीं निकलते। उनका जो रेस्पिरेशन होता है वो हमारी तरह हो जाता है, नॉर्मल। ठीक है, तो उनके रेस्पिरेशन में भी समहाउ वाटर ही निकलता है, तो उस वाटर का हमें, हमारे अंदर कोई यूज नहीं है। लेकिन जो एनारोबिक करता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन सॉरी या फिर मीथेन, ये डिपेंड करता है किस तरह का एनारोबिक बैक्टीरिया या माइक्रोब आपने लिया है। तो क्लास, these are the certain diagrams which shows that why sewage water treatment is necessary। तो हमने एक तरीके से हमारे जो रिवर वाटर्स हैं और पॉन्ड्स हैं उसको अपना गार्बेज लैंड समझ लिया है। जितना कूड़ा होता है, जितना भी कूड़ा होता है, ठीक है, कभी लापरवाही के चलते, ठीक है, कभी अनअवेयरनेस की वजह से, कभी इलिटरेसी की वजह से, कभी कल्चरल इवेंट की वजह से, कभी एथिकल रीजंस की वजह से, कई बार हम लोग अपने रिवर्स या पॉन्ड्स या ओशियनिक इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि कोई भी चीज जो है हम इसमें अगर फेंक देंगे, डाल देंगे, तो मतलब ठीक है, वो सही हो गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे आप टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हो, आप एक जगह के प्राणी हो, ठीक है, आपका एक हैबिटेट है, इसी तरह एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी उस पानी के अंदर रहते हैं। सोचो आप, अगर वो अपना कूड़ा, सारा कूड़ा जो भी निकल रहा है, डेब्रीज, वेस्ट, वो आपके लैंड पे लाके फेंक दें, तो आपको कैसा लगेगा? इज इट सेटिस्फाइंग फॉर यू? बहुत सी लाइफ पानी के अंदर रह रही है, एग्जिस्ट कर रही है, और आप उनको क्या दे रहे हैं, गार्बेज दे रहे हैं अपना। तो कितनी डिफिकल्टी हो रही होगी उन लोगों को। कई ऐसे बड़े बड़े मैमल्स और फिशेस पाए गए हैं जो प्लास्टिक खाने की वजह से मर गए हैं, या जिनके माउथ पे आपका फेंका हुआ नेट या किसी भी तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फंस गया था,
और उसकी वजह से माउथ ओपन हो ही नहीं पाया, माउथ ओपन नहीं हो पाया, उन्होंने खाना नहीं खाया, तो वो नहीं बोल सकते आपसे। इसका मतलब ये नहीं कि आप हद से ज्यादा किसी भी चीज को वो करें, ठीक है, कोई भी ह्यूमन हो, ठीक है। जैसे क्या होता है, कई लापता लाशें होती हैं, नहीं पता कि इसका कौन है, उसको रातों रात आके मतलब पानी में बहा दिया जाता है। अरे भाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मैं बक्सर में उस टाइम था, तो बक्सर में बहुत सारे मतलब ऐसे लाशें मिली थी जिसको कोई क्लेम नहीं किया, तो लाया गया पहले पुल के ऊपर, पुल के ऊपर लाके पूरा का पूरा लाश ही गंगा नदी में फेंक दिया गया। ऐसे थोड़ी होता है भाई। इफ यू डोंट हैव एनी सच थिंग्स, तो ठीक है, तो आप कुछ अल्टरनेट ट्राई कीजिए ना। लोगों का कुछ भी है, कुछ भी खराबी है, गंदगी है, कुछ भी है, पानी में इस तरह से फेंकते हैं जैसे लगता है कि पानी मतलब उनको नेचर की तरफ से एक गार्बेज लैंड बना के दिया गया है। तो कोई भी सरकार, कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम अवेयर नहीं हो, तुम लिटरेट नहीं हो, ठीक है। और पानी एक ऐसी चीज है जिसको आप प्लांट बना करके भी उसको नहीं वो कर सकते। ऐसा नहीं कि आप 10 जगह प्लांटेशन कर दोगे तो पानी साफ हो जाएगा, नहीं होगा। इसके लिए अवेयरनेस और लिटरेसी की बहुत जरूरत है। गवर्नमेंट की तरफ से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनने चाहिए, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने के बाद भी 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हर बड़ी सिटी में बने। दूसरा चीज जो जरूरी है बच्चों, वो इंडस्ट्रियल जो भी वेस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट में बहुत ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, उनको बिना ट्रीट किए गवर्नमेंट रूल बना दे, उनको बिना ट्रीट किए आप नदी में या कहीं पे भी नहीं डिस्चार्ज कर सकते। जैसे आगरा कानपुर में होता है, मतलब वो लोग डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है, मतलब सारे टॉक्सिक और केमिकल्स इस तरीके से डिस्चार्ज किए जाते हैं वहां पर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और तीसरा है, लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाए, ठीक है, कि देखो फूल माला ये सब प्लास्टिक पॉलीथीन, ये कल्चर और रिचुअल्स के नाम पर बहा दिए गए हैं, ठीक है। बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं इन ऑल द रिलीजन्स जिसमें बहुत सारी चीजें वाटर के अंदर ला करके ही वो कर दी जाती हैं। इज इट सेटिस्फाइंग? अगर पानी जरूरी है तो आप एक वेल क्रिएट कीजिए, आप एक कुआं टाइप का बनवा दीजिए जिसके अंदर पानी रहे, उसके अंदर हर साल आप डंप कीजिए, पानी भी मिल जाएगा, लैंड भी मिल जाएगा, और एक्वेटिक लाइफ भी नहीं खराब होंगे। लॉन्ड्री वाले जो हैं, कई सारे लॉन्ड्री वाले आज भी आके घाट पे ही कपड़ा धोएंगे, तो वो जो डिटर्जेंट्स के केमिकल निकल रहे हैं वो भी, तो ये सब चीजों को भी कहीं कुछ हद तक क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि गंगा एक्शन प्लान आज से नहीं चल रहा है, ठीक है, ये बहुत पहले से चल रहा है। इसका नाम कई बार चेंज हुआ, लेकिन हालत नहीं चेंज हुई। तो हमको मानना पड़ेगा कि हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। बाकी गोबर गैस वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा। दिस इज समहाउ लाइक, वो जो एनारोबिक डाइजेशन था उसी तरह का है। हमने बता दिया था ऑलरेडी आपको कि बायोगैस तो आप पढ़ ही चुके होंगे। बायोगैस में सिंपली क्या क्या था कि हम कैटल्स के जो भी वेस्ट होते हैं एक्सक्रीटा, उसको लेते हैं पानी के साथ मिक्स करके, और उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट, क्योंकि कैटल्स रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट के अंदर मिथाइनोबैक्टीरियम प्रेजेंट होता है, तो वो बैक्टीरिया ऑलरेडी होता है। पानी के साथ आप उसको मिला देते हैं, मिलाने के बाद आप उसको एक टैंक में दे देते हैं। टैंक में देने के बाद जो एनारोबिक बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट करता है तो उससे गैस बनती है। वो गैस जो होता है वो मीथेन है। मीथेन, मेथेनोजेंस मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, और मीथेन जो होता है वो एक बहुत ही अच्छा फुल्ली कंबस्टेबल गैस है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लू फ्लेम के साथ जल रहा है। इसका मतलब जरा सा भी वेस्ट नहीं बाकी है इसमें, और एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेट हो सकता है ये। मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि ये मिथेनोजेंस कैटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैटल्स के अंदर किस चीज के लिए प्रेजेंट होते हैं? सेलुलोज के ब्रेकिंग के लिए प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से जब कैटल्स का मतलब एक्सक्रीटा निकलता है तो उसके साथ वो भी कुछ अमाउंट में निकलते हैं, और वो अगर हम उनसे हम गैस बनवा लें
तो वही गैस बायोगैस कहलाता है। ये दिया गया है, इसमें मिक्सिंग टैंक, इनलेट पाइप दिया गया है, ओवरफ्लो टैंक और आउटलेट पाइप दिया गया है, पार्टीशन वॉल्स दिए गए हैं और गैस होल्डर दिया गया है। गैस होल्डर कनेक्ट करके कहाँ पे दिया गया है? घरों में दिया गया है। लेकिन बच्चों, मैंने आप लोग को पहले ही बोला था कि ये बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं रहा, आया कुछ दिन रहा चला गया। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड या वाइड उस कैटेगरी में नहीं पढ़ते हैं। ये एक फेल प्रोजेक्ट है। ठीक है, हालांकि इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट किया गया है। देखो, एनारोबिक डाइजेशन में जो स्लज बना या ऑर्गेनिक वेस्ट बना, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को आपने क्या किया? खेत में दे दिया। ठीक है, खेत से आपको अच्छा खासा अमाउंट में क्या मिला? ऑक्सीजन मिला और आपकी खेती बढ़ी। उसके बाद इसमें से डाइजेस्टर में जो बायोगैस मिला, बायोगैस का आपने खाना वाना बनाने में यूज कर लिया या लाइट वगैरह के लिए यूज कर लिया। फर्टिलाइजर्स मिले और उसके बाद क्या हुआ? बायोगैस, बायोगैस का आप थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतना नहीं होता है प्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो उस गैसेस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड आप अलग कर सकते हैं या वाटर अलग कर सकते हैं उसमें से, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। तो एक कंप्लीट साइकिल बना दी गई है, लेकिन ये साइकिल बहुत ही लेस और रेयर है। तो ये चैप्टर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इससे क्वेश्चन नहीं आता बच्चों बायोगैस से। ठीक है, बहुत बहुत लेस इंपॉर्टेंस है इसका बोर्ड में भी और इसके लिए भी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। आज का सेशन नहीं तो एंड करते हैं। कल हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे बच्चों। तो ये तो मैंने आपके